अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं रज़ा सैयद हाज़िर हूँ वो इस फ़ातिमा फाउंडेशन की सीरीज़ जो पॉडकास्ट सीरीज़ है उसका नया एपिसोड लेकर। इस सीरीज़ का नाम है पाथ टू सक्सेस। नाज़रीन, हमने सुना है कि इमाम ज़माना का जब ज़ुहूर होगा इंशाअल्लाह, तो उनकी जो टीम होगी, जो उनकी कोर टीम होगी, उसमें हाईली एजुकेटेड लोग होंगे, साइंटिस्ट होंगे, इंजीनियर्स होंगे और साथ में कुछ डॉक्टर्स भी होंगे। तो शायद हमारे जो आज के मेहमान हैं, उनकी यही सोच थी कि इमाम ज़माना का अगर ज़हूर कल हो जाए तो वो उस टीम का हिस्सा बनने के लिए तैयार हों। हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर ज़हीर अब्बास जाफ़री साहब शायद इसी सोच को लेकर मेडिकल फील्ड में आए। ये खिदमत खल्क़ के साथ साथ खिदमत कौम भी कर रहे हैं। मैं उनसे जानूँगा इस बारे में और आपसे रूबरू कराऊँगा। तो आइए हम सब मिलकर मुलाकात करते हैं डॉक्टर ज़हीर अब्बास जाफ़री से। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि कुछ अपने बारे में हमारे नाज़रीन को बताएँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़हीर अब्बास जाफ़री। मैंने अपना जो 12th फ़ाज़िल कॉलेज से कंप्लीट किया था जो बांद्रा में है, और उसके बाद मैंने मेडिकल एजुकेशन वो टाइम पे एमएचसीईटी था जो अराउंड अबाउट 2012 2004 और 2005 वो टाइम पे नीट नहीं था, तो वो टाइम पे कंप्लीट किए थे। और फिर हमने मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन है वो कर्नाटका में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किए हैं। और फिर उसके बाद 2011 से हम क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी क्लिनिक है और अल्हम्दुलिल्लाह एक हॉस्पिटल भी है, इस हॉस्पिटल जो मीरा रोड में ही है, तो हम इसी से अटैच हैं। उसके साथ में हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस हेल्थ इंश्योरेंस में भी रहा है, क्योंकि काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है हमारी। माशाअल्लाह। तो डॉक्टर साहब बताएँ कि ये जब आपने मेडिकल फील्ड चुनी, तो ये शौक़ आपके अंदर, ये ज़ौक़ कब पैदा हुआ? देखिए, बहुत एक्चुअली हमारे जो वालिद मरहूम थे, जो वो बांद्रा बाबा हॉस्पिटल में ही अटैच थे, वहीं पर ही वो जॉब करते थे और हमारा काफ़ी बचपन उनके साथ में ही आना-जाना रहा है। तो हमको पहले से वो शौक था कि हम मतलब डॉक्टर बने। तो हम बहुत पहले से डिसाइडेड थे इस चीज़ को लेकर कि हमें डॉक्टर ही बनना है। तो बस उसी के लिए जो सारी चीज़ जब एक गोल रहता है, तो इंसान मेहनत भी उसी तरीके से करता है और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो चीज़ अचीव की जो बचपन से जिस चीज़ का ये गोल था। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है जब आपके ज़माने में, आप जैसे कह रहे हैं 2012 में या 14 में आपने शुरुआत की, उस ज़माने में डॉक्टर बनना आसान था या अब आसान है? डिफ़िकल्ट तब भी था, डिफ़िकल्ट अब और ज़्यादा है बिकॉज़ कॉम्पिटिशन लेवल काफ़ी बढ़ गया है। पहले सिर्फ़ महाराष्ट्र स्टेट का जो एमएचसीईटी होता था, अभी नीट होता है जैसे, और नीट में तकरीबन जो है 22 लाख ये बार अप्रॉक्सिमेटली स्टूडेंट्स अपीयर किए थे, तो जो कि बहुत ज़्यादा तादाद है। और जिसमें गवर्नमेंट जो सीट्स है तकरीबन अपने ऑल ओवर इंडिया में अप्रॉक्सिमेटली 1.2 से 1.3 या 1.5 हम लोग कह सकते हैं, उतनी सीट्स अवेलेबल है। तो उसके लिए कम्पीट करना जो कि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, और वो गवर्नमेंट सीट्स हासिल करना, तो वो तो और ही डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ यू हैव टू स्कोर अराउंड अबाउट एक मोर देन 650 अगर आपका आता है आउट ऑफ 720, तो आपको अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स मिल सकती है। अच्छा। मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था डॉक्टर साहब, क्योंकि जैसे कि आप वाकिफ़ हैं, हौस फ़ातिमा फाउंडेशन एक प्रोग्राम चला रही है सुपर 20, जिसके अंदर ये लोग अभी पिछले साल 5 बच्चे सिलेक्ट हुए, इस साल इंशाअल्लाह 5 बच्चे होंगे। ये सिलसिला 4 सालों तक रहेगा जिसमें 20 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे। फिर इसके बाद इन 20 स्टूडेंट्स को लेकर के प्लानिंग ये है कि गर्ल्स स्टूडेंट्स, अच्छा, ये बच्चे जो इन्होंने पिकअप किए हैं ये 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के हैं, जो अभी बिल्कुल रॉ हैं, जो कच्ची मिट्टी है, लेकिन बच्चों के कुछ ख्वाब हैं। अब इस बच्चियों में से कोई बच्ची इंजीनियर बनना चाहती होगी, कोई डॉक्टर बनना चाहती होगी। सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि अगर हमारे सुपर 20 जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उस बच्ची को अगर ये सोचना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए उसको, या क्या गेटवेज़ अभी अवेलेबल हैं? देखिए, माशाल्लाह सबसे पहली बात तो मैं बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया आप लोगों ने, जो ये जो सुपर 20 जो बच्चों को आप सिलेक्ट करके उनके फर्दर एजुकेशन के लिए उन लोगों को जो गाइड कर रहे हैं, तो कांग्रेचुलेशन इसके लिए, और मौला आपको कामयाबी दे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने ये जो किए, जो 8th और 9th के जो बच्चों को जो आप एक डिसाइड किए कि यही स्टूडेंट्स को हम लोग यहाँ से लेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है
बिकॉज कैसा होता है ना कि कई बार हम लोग है ना 10th के बाद सोचते हैं कि हम लोग सोचेंगे क्या करना है, साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है, जो कि बहुत गलत डिसीजन होता है। बिकॉज आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका एम क्या है, गोल क्या है, लेकिन हम लोग उस चीज की तरफ रुजू नहीं करते। चाहे मैं ये बोल लूँ कि थोड़ा सी अवेयरनेस की कमी है हम लोगों में, या फिर मतलब हम लोग थोड़े से इसमें केयरलेस है कि हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। एक एग्जांपल मैं ये देना चाहूंगा कि जैसे अगर हम लोगों को कहीं जाना है, पहले से हम लोग को डिसाइड होता है चर्च गेट जाना है, तो ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है, 2 नंबर पे जाना है कि 4 नंबर पे, क्योंकि 1 और 3 तो विरार जाएगी मेरा रोड से। तो हम लोग को पहले से पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है, तभी हम लोग वो मंजिल वैसी तय कर पाएंगे। क्लियर हो। बिल्कुल। तो वो विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जो 8 और 9 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को ही आप लोग सिलेक्ट कर रहे हैं वहां से, ताकि उन लोगों को पहले से पता हो कि हमको करना क्या है। रहा सवाल जो जैसा कि आपने बताया कि कुछ बच्चे जिसमें उनका इंटरेस्ट होगा, जो इंजीनियरिंग हो या फिर किसी को मेडिकल फील्ड सेलेक्ट करनी हो। देखिए कैसा है ना कि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं बिकॉज उन लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि हम लोगों को करना क्या है। तो उसमें कुछ एनालिसिस होते हैं, चाहे साइकोमेट्रिक एनालिसिस जैसे होते हैं। तो मैं एक आपको रिकमेंड करूंगा कि इस चीज को आपके जो बच्चे आप लोगों ने सेलेक्ट किए हैं, तो उन लोगों के साथ में एनालिसिस किया जाए, ताकि हम लोगों को उनका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हम लोग पता कर सके। एप्टीट्यूड टेस्ट। जी, एप्टीट्यूड, साइकोमेट्रिक एनालिसिस, बहुत सारी चीजें होती है ऐसे कि हम लोग देखें उसको कि किस तरीके से बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, कैसा है, और वो किस तरह से किस तरफ उसका रुझू है। जी तो फिर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इसको आगे कैसे हम लोग पुश कर सकते हैं। जी, तो उसके बाद का ही मेरा सवाल था कि अगर एक बार हमने कंडक्ट कर लिया एप्टीट्यूड टेस्ट और पता चला कि इस बच्चे का रुझान है, लेकिन ये फाइनेंशियली वीक है या एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है। कुछ कुछ बच्चों का ऐसा भी होता है कि बच्चे तो एजुकेशन में आगे जाना चाहते हैं लेकिन कच्ची मिट्टी हैं, माँ-बाप इतने एजुकेटेड नहीं है, रिक्शा ड्राइवर है वालिद साहब, वालदा हाउसवाइफ है, तो उनको पता ही नहीं कि मुझे घर से निकल के कहाँ जाना है। जैसे अभी आपने कहा कि प्लेटफ़ॉर्म नंबर 3 पे जाना है, 6 पे जाना है। माँ-बाप ही उतने लिटरेट नहीं है कि उनको जाना कहाँ है, किस प्लेटफ़ॉर्म से टिकट निकालना है, कौन-सी गाड़ी जाती है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास क्या तैयारी होनी चाहिए या उसके लिए गेटवे कहाँ से है? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है कि 10th के बाद मतलब हमने कि साइंस फील्ड जो सिलेक्ट करनी है। अब 12th में कैसा होता है ना, हम लोग कई बार ऐसा होता है कि नीट की प्रिपरेशन जो कि सबसे टफ चीज़ है क्रैक करना, तो उसके लिए हम लोग की तैयारी भी जो होती है वो 10th के बाद शुरू हो जाती है। कि बहुत से स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे जो मौजूदा है स्टूडेंट्स, तो वो लोग 10th के बाद ही जो है 11th और 12th के साइड साइड में ही अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज वो गवर्नमेंट सीट्स अगर हासिल करनी है तो उसके लिए तैयारी भी वैसी होनी चाहिए। अब रहा सवाल नीट के एग्जाम के बाद की बात। अब नीट के एग्जाम्स के बाद ऐसा होता है कि आपके जो भी मार्क्स आते हैं, अब इंशाल्लाह के जो बच्चे हैं वो एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई कर ले। अगर कभी नहीं हो पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल फील्ड में सिर्फ एमबीबीएस ही है, दूसरी भी और चीजें हैं। जैसे आप डेंटिस्ट है, बीडीएस आप कर सकते हो, या फिर उसके बाद अगर चाहिए तो मतलब फिजियोथेरेपिस्ट है, जो बीपीटी के कोर्सेज होते हैं उसमें भी काफी स्कोप है, वो भी कर सकते हैं। आयुष डॉक्टर्स जो होते हैं जिसमें BAMS होता है आयुर्वेदिक, BUMS होता है यूनानी, और होम्योपैथिक डॉक्टर्स है। तो जो कि अल्हम्दुलिल्लाह जो ये डॉक्टर्स जो हमारे कम्युनिटी में भी है जो काफी अच्छा कर रहे हैं। तो ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है जो नीट के बाद हम लोग कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए अभी फिलहाल नीट का क्राइटेरिया नहीं है, 12th के बाद ही फिजियोथेरेपी हम लोग डायरेक्टली कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि कॉलेज कैंपस में ही कुछ एग्जाम्स होते हैं उन लोगों के, जो आप क्लियर करके आप बीपीटी में एडमिशन ले सकते हो। अब अगर कोई नीट नहीं दिया उसके बावजूद भी उनको अगर कभी मेडिकल फील्ड में ही जाना है तो उसके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल है। अच्छा। जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, ठीक है, वो भी ऑप्शंस अवेलेबल जो 10th और 12th के बाद आप 4.5-5 years का कोर्स होता है, तो वो भी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है एक BASLP करके होता है जो ऑडियोमेट्री और स्पीच लैंग्वेज का जो एक कोर्स होता है, बेसिकली जो ऑडियोमेट्रिस्ट हम लोग बोलते हैं। कई बार हम लोग ENT के पास जाएंगे तो वो ऑडियोग्राम करने के लिए बोलते हैं कि हियरिंग कितनी है, कैसी है। तो वो भी होता है जिनका मतलब रिहैब सेंटर्स में उसके बाद वो जॉब कर सकते हैं, अपने खुद के क्लिनिक डाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। हॉस्पिटल MBA कर सकते हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, और जो एक्सरे टेक्नीशियन होते हैं, OT टेक्नीशियंस होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जो आप बगैर नीट दिए भी मेडिकल फील्ड में कर सकते हो। अच्छा, एक सवाल मेरा इसी से ताल्लुक़ रखता है कि कौमी लिहाज से हमारे कौम में क्या कहीं
कुछ काम हो रहा है इस फील्ड को लेकर के, किसी बच्चे को अगर डॉक्टर बनना है, इसी फील्ड में जाना है, बाकी चीज़ों को छोड़ देता हूँ मैं, इंजीनियर्स हैं या फिर साइंटिस्ट बनना है, सिर्फ डॉक्टर बनना है, तो क्या हमारे कौम में कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से काम करे कि सिर्फ वो डॉक्टर पे फोकस कर रही है? अभी तक तो हमने ऐसा देखे नहीं कि जो इस चीज़ पर हमें हमें इल्म नहीं है इस चीज़ का। मैंने जानबूझ के आपसे सवाल पूछा डॉक्टर साहब, क्योंकि मुझे भी इल्म यही है कि इस फील्ड पे कोई काम नहीं कर रहा। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि हमारे नाज़रीन तक और आप तक भी बात पहुँचे, और जो लोग इस कैमरे के तवस्सुल से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारा ये कहना है, हमारा ये मानना है कि एक मिसाल दी जाती है कि आदमी खाना दिन में 2 मरतबा खाता है, दवा 3 मरतबा खाता है। तो मेडिकल फील्ड की ज़रूरत हर वक़्त में, हर दौर में और हर इंसान को पड़ेगी, ख़ाह वो 6 महीने का बच्चा हो या 60 साल की उम्र का बूढ़ा हो। तो आपको नहीं लगता कि हम सब बहैसियत कलमा गो भाई या शियत को लेके ले लें, हम मोमिन भाई मिलकर, सबको मिलकर इस फील्ड पे काम करना चाहिए कि हम सब मिलके कुछ तो ऐसा करें, जैसे हुस्न फातिमा फाउंडेशन ने भी शुरू किया, जिन्होंने सिर्फ गर्ल चाइल्ड को फोकस इसलिए किया क्योंकि लोग लड़कियों के एजुकेशन में जल्दी खर्च करना नहीं चाहते हैं, माँ बाप भी। उनका ये स्टीरियोटाइप माइंडसेट होता है कि लड़की तो अभी शादी होगी, ब्याह जाएगी, तो मैं इस पर क्यों खर्चा करूँ, तो इसलिए लोग नहीं करते। तो हमने इसीलिए फोकस किया कि गर्ल चाइल्ड पे हम एजुकेशन में काम करें। और आपको शायद जान के खुशी होगी, मैंने सवाल पूछा भी इसलिए था क्योंकि जो फर्स्ट बैच है हमारा 5 लड़कियों का लास्ट ईयर का, उसमें से एक बच्ची ने भी 94% क्रैक किया SSC में, तो शायद वो बच्ची आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहेगी। तो क्या हम जैसे आप डॉक्टर हैं या और भी कई ऑर्गेनाइजेशन है, सारी ऑर्गेनाइजेशन, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेना चाहता इस वहाँ पर कैमरे के सामने, क्या हम सब मिलकर सिर्फ इस फील्ड को, इस पे फोकस ना कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन है बहुत वैलिड है, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है कि दूसरी फील्ड में काम हो रहा है, हाँ। तो इस फील्ड में भी होना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स को मतलब है कि थोड़ा-सी हम लोग मोटिवेट करें ताकि ये फील्ड ले और ये फील्ड सेलेक्ट करके इसमें एक्सेल करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अपनी कौम में ऐसे डॉक्टर्स होना। क्योंकि हम लोग जैसा हॉस्पिटल है तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे जो इश्यूज़ आते हैं हम लोग की कम्युनिटी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कम्युनिटी के बहुत से डॉक्टर्स हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं एज़ अ पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। चाहे वो कुछ कंसेशन के तौर पर हो जाए या फिर चाहे पेशेंट्स को फ्री में कहीं पर कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कौम में ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आप लोग का जो इनिशिएटिव है, जो फर्स्ट स्टेप होता है कि हम लोग पुश करें कि वो उनकी तालीमात के लिए हम लोग किस तरीके से कर सकें। जैसा कि अभी MBBS की बात है, अगर गवर्नमेंट सीट हो जाती है तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं होती है तो सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन अगर MBBS के अलावा भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एजुकेशन लोन वगैरह भी फराहम हो सकता है, जो बच्चे मतलब इन्हें के लेकर अपनी एजुकेशन आगे पूरा करके और फिर बाकी जो लोन है वो बाद में जॉब के बाद रीपे कर सकते हैं, बैंक इतनी सहूलत देते हैं। लेकिन और भी जैसा कि आपने कहा कि जैसा कि एज अ कौम के तौर पे हम लोग इस चीज़ को इनिशिएट करें कि कुछ लोग इस चीज़ को आगे पुश करें कि इन बच्चों के एजुकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं पूरा। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे कौम के माशाल्लाह चाहे हमारे कलमा को भाई, हमारे अहले सुन्नत भाई क्यों ना हो, लगभग सारी जो मेडिकल फील्ड है उसमें डॉक्टर्स आगे हैं। अगर ये डॉक्टर एक पैनल बनाकर, एक टीम बनाकर इस बात को फोकस करें कि कौम में जो बच्चे पूरी तरह से डॉक्टर बनने के तैयार थे, जैसे मैं एक बच्चे को जानता हूँ बात से खुद, लेकिन उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से डॉक्टर नहीं बन पाई वो। तो ऐसे आने वाले बच्चे, जो आने वाली कौम में जो बच्चे जिनके एक तरह से कहें करियर एक्सपायर हो रहे हैं, अगर ये लोग मिलकर सिर्फ उसी पे फोकस करें, उनको करियर गाइडलाइंस या एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें कि जहाँ से बच्चा इतना तो तैयार हो जाए कि अगर वो गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई करे तो क्वालिफाई कर जाए, या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहता है तो उसके लिए फाइनेंस कहीं से आ जाए। इस लेवल पे काम नहीं होना चाहिए, आपको लगता है? हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। जैसा कि अभी आपने बोला कि कुछ गाइड करने के लिए, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कैसा होता है ना कि अगर कोई चीज़ फैली हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि उसमें से सिलेक्ट करना है किसी को। एक प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपने इनिशिएटिव जो लिए हो, जब यहाँ पे कोई आएगा तो जो डॉक्टर्स हमारी कम्युनिटी में है तो उनको पता होगा कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट है कि उसको ये परस्यू करना है, तो उसके लिए हम लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी उसको गाइड करने के लिए। क्योंकि होता कई बार कैसा है कि किसी को हासिल करना है लेकिन उसको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। जी। तो हम लोगों को भी नहीं पता होगा
कि जी। कौन सा बच्चा है कि जिसको आगे कुछ करना है। जी। तो जैसा कि एक प्लेटफॉर्म रहेगा तो वो बहुत ईजी हो जाएगा जो हमारे सीनियर्स है, क्योंकि मैंने देखा हो कि जो हम लोग के सीनियर जिनके साथ में मैं काम करता हूँ, जो अपनी कम्युनिटी के डॉक्टर्स हैं, वो काफ़ी हेल्प करते हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं जो जेजे में इंटर्नशिप कर रहे हैं, कुछ केईएम में कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी गाइडेंस मिला है। सो काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो सीनियर्स हमारे, जो एमसीएच है, यूरोलॉजिस्ट है और न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोसर्जन है, तो काफ़ी उन लोगों ने मेहनत की है, गवर्नमेंट सीट से की है, तो काफ़ी गाइड करते हैं। तो बस ये है कि प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है कि बच्चा वो प्लेटफॉर्म तक आए, वहाँ से फिर उनको गाइडेंस के लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। और रही बात फंडिंग्स की, तो ये एक बहुत अहम मसला है कि अब बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें देखनी होती है कि बच्चा कितना कैपेबल है, उसने नीट कैसे किया है। बिकॉज एक मौलाना मरहूम मौलाना कल्बे सादिक साहब की एक चीज़ मेरे को याद है, जैसे उनकी मेडिकल कॉलेज, तो उन्होंने ये कहा था कि बहुत से उनके पास रिकमेंडेशन आते हैं अपने बच्चों के लिए कि कॉलेज में ले लो। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं दे तो दूँ, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव ज़माना है ना, तो उसमें मेरिट के बेसिस पे आप आओ, तो मुझे खुशी होगी। तो इसीलिए वो मेरिट के बेसिस पे आना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, वो तो फ़िल्टर करेंगे फिर, वो तो जब आपका पैनल बनेगा सारे डॉक्टर से मिलकर के, तो वही लोग ही फ़िल्टर करेंगे कि कौन सा बच्चा डिज़र्विंग कैंडिडेट है। डॉक्टर साहब, ये जो अभी आप खिदमत खल्क कर रही हैं हॉस्पिटल में, जैसे प्लानिट क्लिनिक से, इसके अलावा आपके कौमी खिदमत क्या है? हमने सुना कि इस साल आप इंशाअल्लाह अरबईन जा रहे हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक शुक्र है मौला का कि वहाँ से बुलावा आया है कि इस बार वहाँ पर जाकर खिदमत करने का मौका इंशाअल्लाह मिलेगा हर मौके में। और बाकी तो जो डॉक्टर्स हैं काफ़ी यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें जो जुलूसों में होती है, फर्स्ट एड से लेके चाहे वो जस्ट एड में हो या कहीं पर भी हो, तो वहाँ पर खिदमत करने का मौका अल्हम्दुलिल्लाह मिल अच्छा, वहाँ जाता भी है। जाते हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों से वो खिदमत करने का मौका मिल रहा है और ये बार इंशाअल्लाह करबला में जाके खिदमत करने का मौका माशाअल्लाह। मिलेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो सवाल यही होना है कि आपने मेरे बंदों के लिए क्या किया? क्योंकि ये पोज़ीशन पे जो पहुँचे हैं, वो उसी ने ही पहुँचाया है। तो जज़ाकल्लाह। बहुत ज़रूरी है कि वो आपका एम रहना चाहिए कि आप किस तरीके से किसके काम आ सकते हो। तो वो इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। और मैं बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं जो परस्यू कर रहे हैं या फिर आगे जो करना चाहेंगे इंशाल्लाह, तो ये एम रहना बहुत ज़रूरी है कि कौम के हम लोग क्या काम आ सकते हैं। और इर्रेस्पेक्टिव कि हमारी कम्युनिटी के ही हो, दूसरे भी हैं, क्योंकि इंसानियत सबसे पहले है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम लोग किस तरीके से उनके काम आ सकें। तो ये जो आपका एस हॉस्पिटल है, जिसमें आप एसोसिएट हैं अभी, तो वहाँ पे आप लोग कौमी एतबार से क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं? देखिए, इस हॉस्पिटल स्टार्ट करने का मकसद यही था कि हम लोग बेसिकली कम्युनिटी के लिए कोई एक सेंटर हो, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न सबब में कोई नहीं है एक कोई भी ऐसा कम्युनिटी के लिए हॉस्पिटल। तो हम लोगों का इंटेंशन वही था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी उस चीज़ में ये था कि कम्युनिटी को जो कुछ डिस्काउंट पे हम लोग कर पाए, तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी मोमिनीन को इस चीज़ का बेनिफिट मिला है कि जो सर्जरीज़ है अगर वो कुछ अफोर्ड नहीं कर पाए, तो हॉस्पिटल ने अपनी तरफ से प्लस फिर कुछ फाउंडेशंस है, अनफाल फाउंडेशन है, नजफ़ी हाउस है और केएसआर जमात से भी है। तो वहाँ से वो पेशेंट जो नीडी है, जो हकदार है, तो वहाँ से फंड मुस्तहक के लिए। जी, बिल्कुल। तो कुछ एक छोटा-सा ब्रीफ में बताएँगे हमारे नाज़रीन को कि आप लोग अभी एज के थ्रू से कौम के लिए क्या करें, और ये किन लोगों के लिए, मतलब या सिर्फ मीरा रोड टू बांद्रा, या फिर ये ऑल ओवर बॉम्बे? नहीं, देखिए ये ऑल ओवर बॉम्बे के लिए है, ऐसा नहीं सिर्फ मीरा रोड बांद्रा के लिए है। लेकिन इसमें कैसा है कि हम लोग ने एक ब्लड टेस्ट से लेके हम लोग ने ब्लड टेस्ट पे जो है 50% डिस्काउंट है, एमआरआई पे 50% डिस्काउंट है। अच्छा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग एकदम कंसेशन रेट्स में मोमिन को करवा रहे हैं। हम लोग ने हेल्थ कार्ड भी बनवाए थे इसी के लिए, ताकि मोमिन उससे फ़ायदा उठा सके। जो ओपीडीज़ ₹1000 की होती है, तो कम्युनिटी के लिए वही ओपीडीज़ 400-500 में हो जाती है। और हम लोग का ये था कि जैसा कि ये माह मुहर्रम है, तो इसमें जो भी कमाज़नी और ज़ंजीर का जो भी मातम होता है, तो उसमें जो भी मोमिनीन को जो कुछ भी होता है, वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे सर्जरी ही क्यों ना हो, हम लोग ने पिछले साल भी किए और इस साल भी उसके लिए हम लोग फंड्स अलग से निकाल के रखते हैं, ताकि वो उसमें चाहे वो एडमिशन हो, सर्जरी हो, तो उसके लिए कोई पैसा मोमिनीन से नहीं लिया जाएगा इंशाअल्लाह। मौला आपको उससे जज़ा देंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि अभी आपने एज के बारे में बताया डॉक्टर साहब,
अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन ब्रीफ आप हमारे नाज़रीन जो सबब में रहते हैं या फिर मेला रोड से दूर रहते हैं, जो इसके बारे में शायद अभी इस वक्त जान रहे होंगे स्टूडियो के माध्यम से, तो उनको बताइए कि एज क्या है, एज से कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं, और कार्ड सिस्टम क्या है, और एज में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब किस 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 इलाज होता है। एज जो है 16 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर्स है और आईसीयू है, और उसमें हम लोग तकरीबन सारे जो जनरल सर्जन है, गायनिकोलॉजिस्ट है, ऑर्थोपेडिक है, यूरोलॉजिस्ट है, सब फैसिलिटीज वहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें, और हम लोगों ने खास तौर पे ख्याल ये रखे है कि गायनिक जो है वो भी फीमेल है, और जो जनरल सर्जन है वो भी फीमेल ही है, अच्छा। ताकि वो पर्दे का मसला ना हो। फीमेल स्टाफ है, फीमेल आरएमओज है, ताकि कोई इस चीज की दिक्कत ना हो। और दूसरी चीज जो कार्ड की बात है, वो कार्ड हम लोग ने पहले वो एक ड्राइव हम लोग ने रन किए थे यहाँ पर मालवनी में, ताकि वो कार्ड लोग आके अपने कुछ फॉर्म्स दिए गए थे, फॉर्म सबमिट करके कार्ड बना ले, ताकि जब भी हो वो कार्ड आप दिखाए। ताकि क्या होता है ना, कई बार कि आपको किसी को फोन ना करना पड़े अगर कोई चीज का कंसेशन चाहिए, कि उसको फोन लगाया जाए, उसको फोन लगाया जाए। एक तरह से मेंबरशिप कार्ड हो गया जी बिल्कुल, तो हम लोग ने एकदम सिंपल रखे थे कि आप ये कार्ड बना लें, आपको किसी के आगे मतलब मैंने कि ये नहीं करना पड़ेगा कि रिक्वेस्ट के हमको डिस्काउंट दिला दो। वो कार्ड आपके पास है, आप हॉस्पिटल में आए, आपको डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये कार्ड अभी अवेलेबल जी है? बिल्कुल, अभी भी जिन मुमिन को चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर हॉस्पिटल में बॉम्बे। आके। जी बिल्कुल, हॉस्पिटल में आकर और वो फॉर्म ले लें, और फॉर्म लेकर वो सबमिट करें, इंशाल्लाह वो कार्ड उनको हासिल हो जाएगा। अच्छा। ये एक चीज हो गई। और दूसरी चीज, काफी पेशेंट्स मुमरा से अब भी आते हैं, मालवनी से भी आते हैं, अच्छा। जो जरूरतमंद है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द इरादा चल रहा है कि मुमरा में ऐसे ही एक हॉस्पिटल ओपन करने का। दुआ करिएगा इंशाल्लाह। आमीन। डॉक्टर साहब, माशाल्लाह से आपने इस फील्ड पे, जो मेडिकल फील्ड है, जो बड़ी वास्ट है, और मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक पे बात करने के हमको 2 या 3 एपिसोड दरकार है, लेकिन आपने माशाल्लाह से बड़ी ब्रीफिंग में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। एज ए डॉक्टर, या ये कहूँ कि एज ए एजुकेशनिस्ट, अगर आप हमारे कौम के बच्चे जो आज के दौर में आगे बढ़ना चाहते हैं, या जिनके कुछ ख्वाब हैं अपने फैमिली को लेकर, अपने कम्युनिटी को लेकर, उनके लिए आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? देखिए, मैसेज एकदम सिंपल है, जो एकदम बेसिक सा भी है कि कोई भी चीज अगर हासिल करना है तो सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, है ना। और एजुकेशन आज की तारीख में सबसे मस्त है, बिकॉज आप एजुकेटेड रहोगे तो आप अपने हक का दिफा कर पाओगे। सबसे जरूरी चीज, आप एजुकेटेड नहीं हो तो कोई भी इंसान आपको किसी भी तरीके से चाहे मैं ये बोलूँ कि घुमा सकता है या फिर आपको बेवकूफ बना सकता है। बहुत खूब। तो इसीलिए एजुकेटेड रहना बहुत जरूरी है आज की तारीख में। और स्पेशली जो 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स हैं, तो इन लोगों से मेरा ये स्पेशल मैसेज रहेगा कि वो ध्यान दे, और एक गोल, एक विजन बहुत जरूरी है कि मेरे को ये चीज वहां तक पहुंचना है, तो उसके लिए ही मैं मेहनत कैसे करूं। और बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद है कि आज की तारीख में यूट्यूब पे बड़े बड़े स्पीकर्स हैं कि वो फील्ड के बारे में आपको बता सकते हैं कि क्या करना है। और चैट जीपीटी है, एआई का जमाना है आज की तारीख में, उसी के ऊपर कितना कुछ काम हो रहा है। 13, 13, 14 ईयर्स के बच्चे एआई एक बनाकर, और वो एक मैंने एक इस पे पढ़ा था कि बुर्ज खलीफा पे एक 13 ईयर्स की बच्ची है, उसका वो एक ऑफिस है वहां पर, कुछ एआई स्टार्टअप का कुछ। तो ऐसे बहुत सारे मिसाल हैं हम लोगों के पास। तो आज की तारीख में ऐसा है कि सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं यूटिलाइज कैसे करता हूँ उसके ऊपर है। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं उसको यूटिलाइज कैसे करूँ ना, वो जरूरी है। सोशल मीडिया आपको बहकाएगा भी और आपको बढ़ाएगा भी, अब वो मैं कैसे क्या ले रहा हूँ उससे, वो इम्पोर्टेंट है। तो फोकस रहो अपने विजन पर, अपने मिशन पर। और सैक्रिफाइसेस चाहिए, बिकॉज यही जो फेज होता है ना, 8, 9, 10, 11, 12, ये 3, 4 साल के जो होते हैं ना, ये फेज में अगर आपने सैक्रिफाइस कर लिए ना, तो 12th के बाद एक करियर आप डिसाइड कर पाओगे। जब वो करियर में एक बार आप चले गए ना, तो उसके बाद तो फिर इंशाल्लाह सक्सेस ही है। लेकिन ये इयर्स जो है ना, जहाँ पे हम लोग सबसे ये होता है कि टीनेजर्स होते हैं, तो बहुत सारी चीजों में हम लोग भटकते हैं थोड़ा सी, तो वो नहीं देख कर हम लोग सिर्फ अपने मिशन और विजन पे फोकस रहे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर ज़हीर अब्बास जाफ़री, जिन्होंने हमारे पास सवालात की तो एक लंबी लिस्ट थी, लेकिन वक्त कम था। लेकिन 3 से 4 जो सवालात हमने पूछे, इनके इन्होंने बड़े ही तसल्ली बख्श जवाब दिए, और इन जवाबात को सुनकर शायद मेरी तो रूह
जाग गई है, शायद आपकी भी रूह जाग गई हो, क्योंकि हमारे बच्चे जो ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त बिता रहे हैं मोबाइल के सामने, जिनका स्क्रीन टाइम आपको ऑडिट करने की ज़रूरत है। क्योंकि मोबाइल तो कुछ सब कुछ दिखाएगा, जिसको आप नहीं रोक सकते, लेकिन क्या देखना है, आप अपने बच्चे पे कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तो आने वाले दिनों में शायद आपके घर में भी कोई ज़हीर अब्बास जाफ़री जैसा डॉक्टर या कोई इंजीनियर या कोई साइंटिस्ट हो, जो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि जो हमारे इमाम ज़माना का ज़हूर हो, तो उनकी टीम में काम आए। इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ मैं रज़ा अब्बास सैयद, जो हू इज़ फ़ातिमा फाउंडेशन का ये पॉडकास्ट सीरीज़ लेकर हाज़िर हुआ था, जिसका टॉपिक है पार्ट टू सक्सेस, उसका ये एपिसोड यहीं ख़त्म करता हूँ। और आपसे दुआ है और आपसे इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को देखें, सब्सक्राइब करें और आगे तक लोगों तक भेजें, ताकि हमारी इस कोशिश से लोग फ़ायदा उठाएँ, इस्तिफ़ादा हासिल करें, वही हमारी सक्सेस है। इस उम्मीद के साथ खुदा हाफ़िज़।